नमस्कार। मैं आज आपको समाजशास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध जो शीर्षक या टॉपिक कह सकते हैं, संस्कृति के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगी एवं बताने जा रही हूँ। हो सकता है ये आपको आपके परीक्षा में आपको लाभ पहुँचाए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है? चैलेंजिंग एंड चेंजिंग प्रोसेस, जो हमारी एक पहचान है और ये धीरे धीरे भविष्य में जिसमें एक परिवर्तन एवं चुनौती दोनों का सामना करना पड़ता है। कल्चर या संस्कृति जिसे हम कहें, एक तरह से हमारी क्या है, विरासत है, जिसे हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ, संपूर्ण जीवन जीने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड, और अगर हम देखा जाए तो डिज़ायरिंग ऑफ लाइफ, हमारी इच्छा। संस्कृति जो है हमारी इच्छा, हमारी संभावनाओं, हमारी संस्कृति एवं भविष्य से जुड़ी सभी चीज़ों को पूर्ति करती है। अगर ये देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये क्या है? हमारी आंतरिक आवश्यकता है, सुरक्षा है एवं इससे जुड़ी सभी चीज़ें जैसे धर्म, जाति, वर्ग, सभी कुछ इस संस्कृति का ही हिस्सा है। संस्कृति क्या है? संस्कृति सभ्यता से जुड़ी है और यह संस्कृति सभ्यता का विकसित रूप है। और आज के परिवेश में अगर हम कहें तो संस्कृति एक उपकरण है। जिस प्रकार चूल्हे का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार संस्कृति का प्रयोग हम अपनी विकास एवं अपनी संभावनाओं को भविष्य में तलाशने का प्रयास करते हैं। संस्कृति हमारी बातों को समझती है, समझाती है। संस्कृति कला है, नैतिकता है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, फोक है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, इथिक्स हैं। हमारा एक आदर्श है जो हमें अपने समाज एवं परिवार से हमें जोड़े रहती है। और संस्कृति का अगर बहुत ही विकसित रूप कहें सभ्यता के अतिरिक्त, तो ये क्या है? एक बौद्धिकता है और एक आध्यात्मिकता है। भारतीय संस्कृति हमें आध्यात्मिकता की ओर, बौद्धिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। संस्कृति के विषय में एक विवादास्पद तथ्य यह है कि संस्कृति मुख्यतः एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया शब्द है, जिसमें संस्कृति का प्रयोग पहले किया गया। और वह संस्कृति एंथ्रोपोलॉजी विषय की एक तरह से कहें तो एक हृदय है, आत्मा है। और उसी प्रकार जब हम समाजशास्त्र में देखते हैं तो समाजशास्त्र में भी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व एवं योगदान है। इस विषय के कारण एक बार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में बहस छिड़ गई कि संस्कृति को किसका हिस्सा माना जाए। इस प्रकरण के आधार पर कोबर-पार्सन एक्ट समझौता 1958 में हुआ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संस्कृति का प्रयोग हम जो है मानव शास्त्र में भी कर सकते हैं और समाजशास्त्र में कर सकते हैं। संस्कृति को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो एक सभ्यता का पक्ष है और जो हमें दिखाई देता है। संस्कृति का वह पक्ष जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, ये हमारी संस्कृति का सभ्यात्मक पक्ष है। और इसी आधार पर अभौतिक संस्कृति की बात करें तो जो मानव के विचार, नैतिकता और सोच पर आधारित है, इसे परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगता है। परंतु अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा समाज में धीमी गति से परिवर्तित होती है, लेकिन भौतिक संस्कृति जो है वो समाज में उस परिवर्तन इसका तीव्र गति से होता है। इसी वजह से ऑकबर्ट ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में कहा भी है कि, और कल्चरल लैग की परिभाषा भी दी है उन्होंने, कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से काफ़ी आगे निकल जाती है।
इसी प्रकार संस्कृति के विषय में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपना अलग अलग पक्ष रखा है, जिसमें जिन्सबर्ग ने कहा है कि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं और सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति का बहुत ही निकट का संबंध है और इसी में आधार पर इथोस एवं इडोस की भी परिभाषा दी गई है, जिसमें कॉवर ने कहा है इथोस को संस्कृति का आंतरिक पक्ष माना है और इडोस को संस्कृति का बाहरी पक्ष माना है। संस्कृति बहुत छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है और संस्कृति का सबसे छोटा तत्व यानी कि जिसको हम कल्चरल एलिमेंट भी कहते हैं, इन छोटे छोटे तत्वों को जोड़कर संस्कृति का अन्य पक्ष एवं विशाल रूप सामने आता है, जिसे हम कल्चरल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं और जिसे संस्कृति संकुल भी कहा जा सकता है। कल्चरल पैटर्न का मतलब अर्थात ये है कि सांस्कृतिक तत्वों का एक डिज़ाइन का मतलब बना हुआ खाका। सांस्कृतिक पैटर्न प्रत्येक संस्कृति किसी न किसी पर आधारित है, चाहे वो धर्म हो, समाज हो। प्रत्येक संस्कृति किसी न किसी प्रकार से अपने आसपास के समाज से जुड़ी होती है। संस्कृति का बहुत गहरा संबंध जलवायु एवं स्थान से भी होता है और सीमांत प्रदेश जैसे दो प्रदेश आपसी सीमा बनाते हैं, उसी प्रकार सीमांत प्रदेशों में उन दोनों प्रदेशों की संस्कृति का मिश्रण पाया जाता है। उसी प्रकार रुथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को आत्मा के आधार पर कहा है कि ये जनजातियों में संस्कृति का एक एकीकरण है, क्योंकि कुछ जनजाति संस्कृति को सुख शांति की दृष्टि से देखती है और कुछ जनजातियां इसे लड़ाई झगड़े एवं आपसी प्रयोग से संस्कृति का एकीकरण करती हैं। उसी प्रकार मॉरिस ओपलर ने कल्चरल थीम की परिभाषा दी है। थीम क्या है? एक प्रकार का लय, प्रेरणा या व्यवहार जिसमें उतार चढ़ाव सभी होता है, उसके बाद भी संस्कृति का रूप कभी विकृत नहीं होता। एक संस्कृति एक श्रृंखला के समान एक दूसरे से जुड़ी होती है। संस्कृति के पक्ष में अगर हम देखें तो पुरुष को शारीरिक रूप से अधिक सशक्त माना जाता है और वहीं पर स्त्री को भावनात्मक रूप से। सांस्कृतिक प्रसार की अगर हम बात करें तो संस्कृति जो है केंद्र से अपने बाहर की ओर, सेंटर से सरकमफ्रेंसेस की ओर बढ़ती है, अर्थात जब केंद्र में संस्कृति का विकास हो जाता है तो संस्कृति जो है अपने क्षेत्र से बाहर की ओर आसपास की तरफ फैलने लगती है। इसलिए संस्कृति को आत्मीकरण से भी जोड़ा गया, आत्मीकरण से भी जोड़ा गया है, क्योंकि संस्कृति को सभी लोग अपनाते हैं। किसी न किसी पक्ष के आधार पर देखा जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप से प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति से जुड़ा होता है। संस्कृति का इसी प्रकार कई वर्गीकरण भी किया गया है। संस्कृति को कल्चरल कोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है। जब संस्कृति में परिवर्तन आता है तो उसमें उसके संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे पहनावे, खान पान, सभी कुछ। और कल्चरल टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि संस्कृति जो है जगह से उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृति अलग होती है, मैदानी भागों की संस्कृति अलग होती है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं या समुद्री भागों में रहते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारी संस्कृति अर्थात खान पान, पहनावे सभी पर पड़ता है। उसी प्रकार कल्चरल क्लाइमेक्स की बात करें तो संस्कृति भी जिस प्रकार सभ्यता अपने एक चरम सीमा पर पहुंचती है, उसी प्रकार संस्कृति को भी अपने एक दिन परिवर्तन और विकास के साथ चरम सीमा पर पहुंचती है।
संस्कृति अगर हम बात करें तो कुछ कल्चरल हीरोज़ की भी बात होती है संस्कृति में, जैसे गांधी जी, जीसस, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण आदि। ये सब क्या हैं, हमारी संस्कृति के एक हीरो हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आधार पर एक दूसरे से जुड़ा होता है, या वे उनके आदर्श होते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार कल्चरल सेटिस्फेक्शन की बात करें तो जहाँ मैकम मैरियट ने लघु एवं दीर्घ परंपरा की बात करी है कि लघु परंपरा जो हमारे छोटे या गांव के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और दीर्घ परंपरा जो एक बड़े क्षेत्र में देखने को मिलती है। कभी कहीं पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की भी बात होती है, जहाँ पर दो संस्कृति एवं समूहों के बीच आपसी झगड़ा एवं तनाव होता है, और उसमें से जो संस्कृति या का पक्ष शक्तिशाली होता है वो जीवित रहता है, और इस अन्य संस्कृतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी हमें इस कल्चरल शॉक की भी एक हम शब्द सुने हैं संस्कृति में, जिसका तात्पर्य होता है कि संस्कृति की हानि। कभी कभी हमें कुछ अपने संस्कृति के कुछ पक्ष को जब छोड़ना पड़ जाता है तो हमें उसमें संस्कृति की हानि होती है। और बोर्दियो ने वहीं पर कल्चरल कैपिटल की बात कही है, क्योंकि संस्कृति को उन्होंने पूंजी से जोड़ा है। संस्कृति क्या है, हमारी पूंजी है, जो हमारी एक धरोहर है, और हमारे विकास का संपूर्ण, चाहे आयात निर्यात हो, आदान प्रदान हो, ये संस्कृति से ही जोड़ा है। इसलिए संस्कृति हमारे लिए एक तरह से पूंजी का कार्य करती है। उप संस्कृति, जब मुख्य संस्कृति से कुछ संस्कृतियाँ निकली होती हैं तो उसे हम उप संस्कृति भी कहते हैं। जैसे भारत में भारतीय और हिंदी के अलावा अन्य राज्य भी हैं जो अपनी अपनी भाषा को महत्व देते हैं या बोलते हैं, जैसे तमिल, पंजाबी, गुजराती। उसी तरह मिल्टन ईगर ने काउंटर कल्चर की बात कही है। कभी कभी क्या होता है कि मुख्य संस्कृति जो है अन्य संस्कृति को चुनौती देती है। जिस प्रकार आज के समाज में अगर देखा जाए तो विवाह जो है एक विवाह का उपविवाह, अर्थात लोग जो है उसको चुनौती दे रहे हैं समलैंगिक विवाह के आधार पर। जिस प्रकार हमने हिप्पी संस्कृति आदि भी देखा है, जो मुख्य संस्कृति से ही निकली हुई है, और अन्य मुख्य संस्कृति से निकली हुई संस्कृति जो है उप संस्कृति को चुनौती देती है। वहीं पर ऑस्कर लेविस ने कल्चरल पॉवर्टी की भी बात की है। कल्चरल पॉवर्टी से हमारा तात्पर्य है कि गरीबी की संस्कृति, अर्थात जो गरीबी में पले बढ़े हैं वो उसी प्रकार से उनकी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति जो है अपना ज़्यादातर समय खाने पीने और कमाने में व्यतीत कर देता है, उसे अपने विकास की चिंता कम होती है, पेट भरने की ज़्यादा होती है। उसी प्रकार उनके बच्चे भी उसी प्रकार की संस्कृति और संस्कार को अपनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गरीबी की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। और उसी प्रकार मॉर्गन ने संस्कृति की अवस्थाओं की बात की है, अर्थात सभ्यता की बात की है, जिसमें विकास है जंगली, बर्बर और सभ्य। व्यक्ति जो है इन अवस्थाओं से गुजरकर अंत में सभ्यता या सभ्य समाज की ओर अग्रसर होता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि संस्कृति ये बताती है कि हम क्या हैं, और सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है। इसलिए संस्कृति और सभ्यता का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि सभ्यता को अलग करके संस्कृति की व्याख्या नहीं की जा सकती, और संस्कृति को अलग करके सभ्यता की व्याख्या नहीं की जा सकती। धन्यवाद।